अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज सेनेट को, क्योंकि जब सेनेट इंतखाबात हुए, नई सेनेट सेशन में आई, तो उसके बाद एक अहम मामला जो कि सेनेट में कायमा कमेटीज़ हों या फंक्शनल कमेटीज़, इनकी चेयरमैनशिप की और मेंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन का मामला था। किस तरह से तय आएगा। फिर हमने खबरें ये सुनी कि अंडरस्टैंडिंग तय पाई है हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से, और उसमें कहा गया था कि सीट्स के मुताबिक मेंबर्स की तादाद भी शेयर की जाएगी और फिर चेयरमैन की भी इसी तरह से। लेकिन अब कौन कौन सी जो कमेटी है वो किस किस को दी गई है, इसके ऊपर बड़ा रद्द अमल भी सामने आ रहा है, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि बहुत सी अहम कमेटीज़ जिनमें दाखिला की कमेटी शामिल है, इंसानी हुकूक की कमेटी शामिल है, इत्तलात की कमेटी शामिल है, कानून और इंसाफ की कमेटी शामिल है, इसकी चेयरमैनशिप हुकूमत को सौंप दी गई है। अगर हम ख़ास तौर पर देखें ह्यूमन राइट्स की कमेटी को, तो उसमें तो नून लीग को मैंडेट दिया था पीपल्स पार्टी ने, और फिर हुकूमत की झोली में डाल दी गई ये कमेटी और स्वैप कर लिया गया दिफा से। तो बहुत सवालात खड़े हो गए हैं कि ऐसी कमेटीज़, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़, फंक्शनल कमेटीज़, जिन पर चेक एंड बैलेंस के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि अपोजिशन के पास ये कमेटीज़ हों ताकि हुकूमत भी इन चेक रह सके, चेक एंड बैलेंस मेंटेन हो सके, तो ऐसा अपोजिशन की जानिब से वॉक ओवर या फ्री हैंड कैसे दे दिया गया, जबकि वो तनकीद भी बड़ी करते हैं और की कारकर्दगी के ऊपर या फिर जो लेजिस्लेचर होता है उसके ऊपर। तो हम यही वजह जानने की कोशिश करेंगे अपने एनालिस्ट से कि बहुत सी जो अहम कमेटीज़ हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ हों या फंक्शनल कमेटीज़ हों सेनेट की, उसमें जो चेयरपर्सनशिप है वो हुकूमत को कैसे मिल गई, अपोजिशन ने कैसे लेने दी, और जो स्वैपिंग हुई वजह क्या है। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पर आज हमारे डिबेट के लिए साथ दे रही हैं बेनज़ीर शाह साहिबा, महमूद सरफराज साहिबा, मज़हर अब्बास साहब और रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल हमारा यही कि सेनेट में कमेटियों की चेयरमैनशिप या चेयरपर्सनशिप चले जाना ज़्यादातर हुकूमत के पास, इसकी वजह क्या लगती है। ओपन ऑप्शन है सबके पास। बेनज़ीर शाह साहिबा, वजह क्या है अलीना? मेरे ख्याल से ये एक किस्म का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है अपोजिशन की तरफ से। को पता है ना कि ह्यूमन राइट्स कमेटीज़ में फिर उस किस्म की सवालात पूछे जाते हैं, वो बड़े अनकम्फर्टेबल से हो जाते हैं। देखिए, ऐसी ऑपोजिशन का क्या फ़ायदा जो आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर शोर ना बचा सके, या आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स पे हुकूमत के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस ना करे। मतलब वो एक तरफ कह रहे हैं कि आप इतना करें, HR कमेटी हमसे ले लें और हमें डिफेंस कमेटी दे दें। डिफेंस कमेटी में आप क्या मार्का मार लेंगे? वहाँ पे आप सारा दिन बैठ के सॉलिटेरी खेल रहे होंगे, क्योंकि आपके पास और तो कोई काम नहीं होगा उसमें। ह्यूमन राइट्स कमेटी इतनी एक अहम कमेटी आपने उठा के हुकूमत को दे दी कि आप खुद ही इसकी स्क्रूटनी करें, खुद ही अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद करें। इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है? ठीक है, मज़हर अब्बास साहब। देखिए, उसमें टेंडर की बात हुई थी, इसमें कमेटियां डालने की बात है। जिस तरह हम लोग कमेटियां डालते हैं, अभी हमने अपने ग्रुप के अंदर रिपोर्ट कार्ड के अंदर एक कमेटी डाली उसकी सरबराही हमने बेनज़ीर को दे दी, उसको हम फिर तब्दील कर लेंगे एक आध महीने में। सॉफ्ट कर लो। देखिए, ये दो चीज़ें शो कर रही है इसमें दो चीज़ें शो कर रही है। एक ये कि शायद मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की जो जंग चल रही है और शहबाज शरीफ जो एक बीच का रोल प्ले करना चाह रहे हैं, तो मुस्लिम लीग, नून, और जिस तरह भी एहसन इकबाल साहब का हमने पहले सवाल में बात की, जब आप इस पिच पर आप पीपल्स पार्टी पर अटैक करेंगे और पीपल्स पार्टी उसका जवाब देगी, तो शहबाज शरीफ कैसे कामयाब होंगे? ज़ाहिर है शहबाज शरीफ कामयाब नहीं हो सकेंगे। पार्लियामेंट के अंदर भी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए वो कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये अब शार्प हो रहे हैं, ये फैल रहे हैं। इसको शहबाज शरीफ शायद किसी हद तक वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल रही। अब जिन कमेटी में अपोजिशन थी जो इससे पहले, इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स, उसमें परफॉर्मेंस क्या रही हमारी? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्या परफॉर्मेंस रही, वो अभी तक चीज़ें सामने नहीं आई हमारे। और जाहिर है जब शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे तब भी चीज़ें बेहतर नहीं थी। बिलावल भुट्टो भी एक कमेटी के सरबराह थे, उसमें भी हमें कोई वो ख़ास कामयाबी नज़र नहीं आती। तो अपोजिशन ने पिछले 3 साल में अपोजिशन की जो पूरी कारकर्दगी है, वो चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, वो इंतहाई मायूस कुन है। और कभी भी मैंने किसी भी गवर्नमेंट में, इवन जिसको हम फ्रेंडली अपोजिशन कहते थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग 2008 से 2013, हालांकि ये उसमें भी बाकायदा गवर्नर राज भी लग जाता है। इतनी अहम ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अपोजिशन जो सबसे बड़ी हुकूमत के ऊपर तनकीद करती है वो यही करती है कि पार्लियामान के किरदार जीरो करके रखती है। ठीक है, मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ इसको। महमूद सरफराज साहब, आपकी क्या राय है?
सिर्फ यही नहीं, अलीना एक मिनट, एक बात जी मज़ा साहब बोलिए। सिर्फ एक बात कहूँ। देखिए आप जो लिमिट है इस ऑपोजिशन की पैथेटिक परफॉर्मेंस की, वो सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। यानी जहां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने के बावजूद आप चेयरमैन को वोट आउट नहीं कर सके। और फिर ये अब चेयरमैन सेनेट का अभी का इलेक्शन देख लें, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का इलेक्शन देख लें, तो अगर इन 3 सालों का आप जायजा लें तो मुझे ऑपोजिशन की कारकर्दगी हुकूमत की कारकर्दगी से ज्यादा खराब नजर आती है। अच्छा ठीक है, और इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि शायद हुकूमत को खुल के खेलने का मौका भी इसीलिए मिलता है या कुछ पकड़ नहीं हो पाती क्योंकि ऑपोजिशन वहां पर डोर टाइट नहीं करती है। आपकी क्या इसके ऊपर है? अलीना देखिए, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी इस वक्त सेम पेज पर हैं और वो पेज है मुफाहमत का। क्योंकि देखिए ये क्या हुआ, ये पूरी जो ह्यूमन राइट्स कमेटी का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं जी। कहा ये गया कि हुकूमत ने कहा कि क्योंकि नेशनल असेंबली में भी ऑलरेडी और पीपल्स पार्टी के पास ये है तो इसलिए इनको सेनेट में नहीं ये लेनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कहा ठीक है जी, उन्होंने आगे नून लीग को ये ऑफर कर दी। नून लीग में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा कि जी अच्छा ठीक है वो ले लेंगे। उसके बाद उन्होंने अपने तई जो है उन्होंने बार्टर कर ली डिफेंस कमेटी, जिस तरह बेनजीर ने अभी बताया अभी। अच्छा, ये बार्टर क्या हो सकता था अपनी पार्टी लीडरशिप से पूछे बगैर, यानी कि शहबाज साहब से पूछे बगैर ये चीज हो सकती थी। इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी ह्यूमन राइट्स की उन्होंने बार्टर कर ली डिफेंस की कमेटी। अच्छा उसको भी छोड़े, मुस्तफा नवाज खोखर साहब जिन्होंने 3 साल जो है ह्यूमन राइट्स कमेटी को ये चेयर थे वो, और उन्होंने इतने कमाल तरीके से उन्होंने हर इशू उठाया, वो मीडिया की आज़ादी हो, वो MNAs का अरेस्ट हो, वो सेंसरशिप हो, फिल्मों की भी जिंदगी तमाशा आपको पता है वो सारा। देखिए यही मैं बात करने लगी हूँ, पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने उनको नॉमिनेट तक नहीं किया। अच्छा पीपल्स पार्टी ये कहती है जी उन्होंने किसी कमेटी के लिए अप्लाई ही नहीं किया। चले जी, उन्होंने नहीं अप्लाई किया ठीक है, लेकिन उनको 3 कमेटीज तो मिल गई क्योंकि जी वो मिलनी होती है अकॉर्डिंग टू रूल्स अपेरेंटली। उनको कश्मीर कमेटी, एजुकेशन कमेटी, मीडिया कमेटी उनको दे दी गई, जो कि पिछले 1 हफ्ते से वो सिलसिला भी चल रहा है वहां पे इलेक्ट करने का। और ये वो क्या पीपल्स पार्टी को क्या लगती है, क्या मुझे पीडीएम के मामले पर इस पे सिंपल वजह जो मुझे समझ आती है और जो और भी कई लोगों ने, हसनात मलिक साहब ने भी लिखा है, जाद सैयद ने भी लिखा है और भी लोगों ने लिखा है, मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने बाप के वोट के ऊपर पब्लिकली पीपल्स पार्टी पे अपनी लीडरशिप पे तनकीद की थी। वो तनकीद पसंद नहीं आती पार्टीज को, हमें पता है डिसेंट किसी पार्टी को पसंद नहीं आती, लेकिन हम समझते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फर्क है, लेकिन लग नहीं रहा कि वो कोई फर्क जमाता है बाकी पार्टी से भी। इस चीज के ऊपर उनको एक साइडलाइन किया गया। अभी कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी के सोर्सेज से कि जी हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि स्वैप कर लें और मुस्तफा नवाज खोखर साहब को उसका मेंबर बना दिया जाए ह्यूमन राइट्स कमेटी का। लेकिन प्लीज आपको ये सारा कुछ आज जो तनकीद हुई है मेरे ख्याल में ये उसके बाद ये सारी जो चीज है वो शुरू हुई है। हालांकि वो कह रहे हैं जी उन्होंने कल परसों से पहले से कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल लगता है कि ऐसी कोई चीज हुई हो। तो आपको मुफाहमत के नतीजे में जो मुफाहमत की सोच आगे बढ़ाई जा रही है उसके नतीजे में आपको लगता है कि ये कुछ लो करके आप रिकॉर्ड उठा के देख लें लीना कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने किस चीज के ऊपर नोटिस लिए थे जब वो चेयर थे ह्यूमन राइट्स कमेटी के, सेनेट के। उठा के देख लें, पता चल जाएगा। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। रसूल बख्श साहब का कमेंट भी शामिल करना है और फिर इसके ऊपर मजीद भी बात करनी है। जनाब, सेनेट में कमेटीज़ का मामला है, फंक्शनल हो या कायमा कमेटीज़, उसमें हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को ज़्यादा कमेटीज़ की चेयरमैनशिप मिल जाना है। इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि अपोजिशन ने इतनी अहम कमेटीज़ ख़ास तौर पे उसकी चेयरमैनशिप किस तरह से हवाले कर दी हुकूमत की, इसके असरात क्या हो सकते हैं? रसूल बख्श साहब। देखिए, जो पार्लिमानी रिवायात दुनिया में है, मैं सदारती निज़ाम अमेरिका को पढ़ाता भी हूँ, ज़रा जानता भी हूँ कि वहाँ पे तो ये रिवाज है, कन्वेंशन है कि जिस सियासी जमात की अक्सरियत होती है चेयरमैनशिप उसके पास होती है, बाकी जितना मेंबर होते हैं वो मुतनासिब तरीके से होते हैं कि जितना तादाद है आपकी सेनेट में या जितना तादाद है आपकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उसके मुताबिक होती है। तो ये तो यहाँ तो मैं समझता हूँ कि मफाहमत चल रही है, अच्छी बात है कि अगर अक्सरियती कानून को देखें या असूल को देखें तो फिर तो हिज़्ब इख्तिलाफ की बनती ही नहीं है,
कि चेयरमैनशिप नहीं मिल सकती, लेकिन जितना उनकी नुमाइंदगी है जी ऐवान में, कौमी असम्बली में या सेनेट में, उसके मुताबिक उनको वहाँ नुमाइंदगी मिल सकती है। अच्छी बात है मुफाहमत, लेकिन चेयरमैन सब कुछ नहीं कर सकता। हमारी कमेटियाँ के जो हमारी कमेटियों के जो चेयरमैन हैं उनके पास वो अख्तियार नहीं है जो अमेरिकी सेनेट या अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में चेयरमैन के वहाँ पे होते हैं, चेयरपर्सन के होते हैं। वहाँ पे अगर किसी बिल को वो मूव ही नहीं करते, किसी सवाल को आप जवाब ही नहीं देना चाहते, तो कोई उनको हला ही नहीं सकता। यहाँ पे तो काफ़ी दबाव पड़ता है। अगर दूसरे मेंबर कमेटी के अंदर मौजूद हैं तो ये बड़ी मटीरियल सी बात है कि चेयरमैन कौन है कौन नहीं है, लेकिन मुफाहमत के ज़रिए अगर उन्होंने ये इसी तरीके से बांट ली है कि इस कमेटी के आप चेयरपर्सन बन जाए, चेयरमैन बन जाए, इसके हम बन जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, आप इसको खुशाइन कह रहे हैं, अच्छी बात है कि मुफाहमत से तय पा गई। मजहर अब्बास साहब, आप अग्री करते हैं रसूल बख्श साहब के पॉइंट से? तादाद जी एक मिनट आ रही मजहर साहब आपकी तरफ। जी बेनज़ीर, देखिए चेयरपर्सन कौन है और कौन नहीं है ये इमटेरियल नहीं है। अगर आप चेक्स एंड बैलेंसेस चाहते हैं तो अपोजिशन को ही चेयरमैनशिप मिलनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हम एक और चीज पे बात नहीं कर रहे। देखिए चेयरपर्सन तो होना चाहिए ना। देखिए चेयरपर्सन आपने आप फिर बरतानिया की पार्लिमानी निज़ाम को देख लें या अमेरिका के सदारती निज़ाम को देख लें, हमारा भी तो रसूल बख्श साहब एक ट्रेडिशन रहा है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ट्रेडिशनली हम ऑपोजिशन को देते हैं, एक हमारा भी एक ट्रेडिशन रहा है। एक चीज मैं लीना सिर्फ यहाँ पे जरा बात जरूर करना चाहूंगी कि देखें हम सिर्फ अभी चेयरमैनशिप की बात करें, एक और चीज जो बड़ी अहम हुई है वो ये है कि ये पहले एक फंक्शनल सेनेट की फंक्शनल कमेटी होती थी, अब इसको स्टैंडिंग कमेटी बना दिया है। अब स्टैंडिंग कमेटी बना दिया गया। ये पहले होता ये था कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स को पिछली हुकूमतों ने मर्ज कर दिया था, तो ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के लिए एक अलग स्टैंडिंग कमेटी नहीं होती थी। फिर 2017 में रजा रबानी साहब ने ये प्रपोज किया कि एक अलग कमेटी बने जो ह्यूमन राइट्स को देखे, तो तब ये एक फंक्शनल कमेटी बनी। अच्छा फर्क ये होता है कि जो फंक्शनल कमेटी होती है उसकी जो मैंडेट होता है वो ज्यादा ब्रॉड होता है, वो किसी भी ह्यूमन राइट्स इशू उठा सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटी का जो मैंडेट होता है, स्टैंडिंग कमेटी का मैंडेट बड़ा महदूद होता है। तो अब ये जो कमेटी बनी है ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, मतलब आपने सिर्फ चेयरपर्सन नहीं चेंज किया, आपने उनकी पावर्स भी लिमिट कर दिए, उसके इख्तियारात भी महदूद कर दिए, उसका दायरा इख्तियार भी महदूद कर दिया। इंटीरियर और लॉ एंड जस्टिस भी हुकूमत को दे दिया गया है, वो कमेटीज भी हुकूमत को दे दी गई हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं। बिल्कुल मैं इसी की बात भी कर रही थी। मजहर अब्बास साहब देखिए अलीना, एक तो बात ये कि हाँ देखें, एक तो बात ये कि कमेटी का चेयरपर्सन अगर किसी को मुकर्रर किया जाए तो उसे कम बोलना चाहिए, दूसरों को ज़्यादा बोलना चाहिए, उसको इन दी एंड बोलना चाहिए। दूसरी बात ये जी दूसरी बात ये कि देखिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। हम बहुत ज़्यादा अपनी पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं, करना भी चाहिए उनको। दो बातें पिछले चंद सालों में बहुत अहम हुई हैं। एक का जिसका अभी बेनज़ीर ने जिक्र किया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन को देने वाला फैसला, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जो है वो सूबों में नहीं किया गया। सिंध में अगर आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखें तो उसमें अपोजिशन है ही नहीं, चेयरपर्सन तो छोड़ें, अपोजिशन ही नहीं है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। मैंने ये डायरेक्टली पूछा था मुराद अली शाह साहब से कि वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पिरिट थी उसको सिंध में क्यों किल कर दिया गया, कोई जवाब नहीं था उनका कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वो सिग्नल। मैं हैरान हूं कि जो पार्टी सबसे ज्यादा शोर मचाती है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, सिंध के अंदर ऑपोजिशन के पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं है। दूसरी मरकज में चौधरी निसार ने बहुत अच्छी चलाई, खुर्शीद शाह ने बहुत अच्छी चलाई, अभी शहबाज शरीफ के आने से कंफ्यूजन रहा। दूसरी एक कमेटी जो रजा रब्बानी साहब ने बनाई थी, कमेटी ऑफ हॉल, उसमें क्या देखिए, उसमें आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग दी, उसमें और लोग आए। ये एक ऐसी कमेटी है कि जिसको और ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए और नेशनल असेंबली के लेवल पे भी बननी चाहिए। तो मेरा ख्याल है ठीक है सर, मैं जरा महमल का कमेंट भी जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरे पास वक्त बड़ा कम रह गया, मैं चाहती हूँ जरा महमल का कमेंट में भी शामिल करूँ। रसूल बख्श रईस साहब ने जो नुक्ता उठाया उसके ऊपर मैं चाहती हूँ महमल की इनसाइट भी लूँ थोड़ी सी। जी महमल, किस चीज के ऊपर लीना, किस नुक्ते के ऊपर? सॉरी, रसूल बख्श रईस साहब कहते हैं जो मुफाहमत से सारी कमेटीज तय पाई हैं, ये बड़ा खुशाइन है। और हाँ कि मुफाहमत खुशाइन है लीना, और फिर वो ये भी कहते हैं कि चेयरमैनशिप, हाँ
देखिए अलीना, पहली चीज चेयरमैनशिप से भी मुतालिक वो ये कहते हैं कि अगर हुकूमती अरकान की तादाद, उनके इत्तेहादियों की तादाद ज्यादा है तो वो चेयरमैनशिप कर ले, मेंबर्स ज्यादा मैटर करते हैं, चेयरमैन डजंट इवन मैटर। नहीं देखिए अलीना, एक तो ये कि पाकिस्तान के सेनेट के रूल जाहिर बात है बाकी ममालिक से फर्क होंगे, इनके एक अपने रूल हैं। दूसरी चीज ये है कि ऑपोजिशन ने स्पेस दे दी है हुकूमत को, जब इतनी की कमेटीज, जो इतनी इंपॉर्टेंट कमेटीज थी जो ह्यूमन राइट्स है, क्योंकि देखिए ह्यूमन राइट्स के ऊपर जाहिर बात है ऑपोजिशन ही रियासत को और हुकूमत से जवाब तलबी कर सकती है ना। लॉ एंड जस्टिस पे हुकूमत से ऑपोजिशन ही जवाब मांग सकती है ना। इंटीरियर के ऊपर इस तरह के जो मसाइल होते हैं वही मांग सकती है ना जवाब। जब आपने रसूल बख्श साहब ये कहना चाह रहे हैं हमारी ना, ये इसके अंदर ये एग्जैक्टली ये पॉइंट रसूल बख्श साहब ये कहना चाह रहे हैं हमारी बाकी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कि अगर आप इंपॉर्टेंट कमेटीज जहां पर हुकूमत से पकड़ हो सकती थी उसकी चेयरमैनशिप अपने पास रखते तो फायदा होता ऑपोजिशन को। इसके ऊपर क्या कहेंगे? हमें भी फायदा होता, हमें भी, आवाम को भी फायदा होता। हाँ वो तो इंटर्न ऑब्वियसली। देखिए अलीना, मैं यहाँ पे सॉरी रसूल बख्श साहब बात कर ले, फिर मैं एक छोटी सी बात बैलेंस की बात करना चाहूंगी। ये सेनेट में या ऐवान नुमाइंदगान में जो भी असूल बनते हैं कमेटियों के बनाने में, वो हमेशा के लिए नहीं होते। जब नई सियासी जमातें आती हैं, कोई नया तवाज़ुन उनमें पैदा होता है तो वो तब्दील होते रहते हैं। और ये समझते हैं कि जिस तरह मज़हर साहब ने सिंध की मिसाल दी, ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है कि यहाँ बड़े अहम बिल्स वगैरह हैं जो पास होने होते हैं, जैसे सिंध में तो खुसूसी तौर पर एक छोटी सी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कोई तो अपोजिशन का बंदा होना चाहिए। अगर आप चेयरमैनशिप हुकूमत को दे रहे हैं तो उसका मतलब आपको समझ नहीं आ रही कि फंक्शनल कमेटी जो ह्यूमन राइट्स है उसके फंक्शंस क्या होते हैं। उसके फंक्शंस अगर आप पढ़ें रूल्स ऑफ बिजनेस में तो लिखा हुआ है टू रिव्यू गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट की ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज गवर्नमेंट खुद रिव्यू करेगी या ऑपोजिशन रिव्यू करेगी? अलीना एक और चीज, ठीक है बेनजीर खूबसूरत बात की बेनजीर, दो अलग चीजें। मैं आ रही हूँ आपके पास। एक हुकूमत है और एक सेनेट है। दोनों चीज़ों को आप अलग देखें। आप हुकूमत को सेनेट से ना आप उसमें गठबंध करें, इकट्ठा ना करें, उनको मिक्स ना करें। हुकूमत है, ये सेनेट है। ठीक है। अगर सेनेट को आप हुकूमत कह रही हैं कि ये फिर पार्लिमानी निज़ाम की जो रूह है वो ये है कि जिसकी अक्सरियत है वो हुकूमत बनाती है। कौमी असम्बली को कौमी असम्बली देखें, सेनेट को सेनेट देखें, हुकूमत को हुकूमत देखें। नहीं देखिए क्विकली बेनजीर को रिस्पॉन्ड कर लेंगे, उसके बाद महमल के पास जाना है। एग्जीक्यूटिव अलग है, मुकदमा अलग है। हम चेक्स एंड बैलेंसेस रसूल बख्श साहब प्लीज लेट बेनजीर रिस्पॉन्ड। हम चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करें तो सेनेट चेक्स एंड बैलेंसेस या ऑपोजिशन चेक्स एंड बैलेंसेस किस पे करेगी? हुकूमत की पॉलिसीज पे करेगी ना। यही हुआ ना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने बाप के वोट से, तो फिर निगोसिएशंस भी ऐसी हुई। फिर नून लीग में जब एक मुफाहमत की बात चल पड़ी, शहबाज साहब बाहर आ गए, तो फिर जो है बार्टर भी हो जाती है ह्यूमन राइट्स कमेटी डिफेंस कमेटी के लिए। तो फिर ये बात तो है ना कि ऑपोजिशन ने इस वक्त सारी स्पेस दे दी हुकूमत को, तो फिर किस चीज़ की ऑपोजिशन? ठीक है जी, हम इसी पॉइंट के ऊपर अपनी डिबेट यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। हमारे पैनल पर अक्सरियत की ये राय है और अपनी वजूहात उसके लिए बताते हैं कि जी ऑपोजिशन ने मुफाहमत के तहत एक पॉलिसी बनाई और उसके तहत उन्होंने डिसाइड किया कि जी हम हुकूमत को जो अहम कमेटीज़ हैं उनकी चेयरमैनशिप लेने देते हैं। लेकिन इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं हमारे एनालिस्ट की अक्सरियत। वो ये कहते हैं कि जी ऐसे वॉक ओवर नहीं देना चाहिए था, बहुत सी चीज़ें हैं, लेजिस्लेचर है जिसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस बड़े ज़रूरी थे। इस सब से रसूल बख्श रईस साहब अग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि जी क्योंकि सेनेट में अब हुकूमत की अक्सरियत है तो इसलिए टेक्निकली चेयरमैनशिप अगर उनके पास बहुत सी कमेटीज़ की गई है तो वो जायज़ है, बिल्कुल दुरुस्त है। अपने अपने मौक़िफ़ को डिफेंड करें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दूसरे सवाल के साथ वापस आते हैं। जनाब ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तो गर्मा गर्मी चल रही है, लेकिन ऑपोजिशन और ऑपोजिशन के दरमियान भी गर्मा गर्मी चल रही है। अब आपको याद होगा गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ऑपोजिशन पर हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाया गया था, जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रद्द अमल दिया था। और इसमें सिर्फ वज़ीर आज़म को ही आड़े हाथों नहीं लिया बल्कि नून लीग, खासकर नवाज शरीफ को भी उन्होंने बड़ा लताड़ा। अब एहसन इकबाल नून लीग के रहनुमा, उनका रद्द अमल भी सामने आया है। कहते हैं कि जी अंपायर से मदद मांगना हमारी तर्ज सियासत नहीं है, हमारे अंपायर पाकिस्तान की आवाम है। लीगी रहनुमा की जानिब से पीपल्स पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा कि हुकूमत हटाने के लिए गोल करने डी में पहुंच गए थे
पीपल्स पार्टी ने उसी वक्त पीडीएम से टाइम आउट लेकर 6 माह की मेहनत पर पानी फेर दिया। नून लीग की मुश्किलात का जिक्र करते हुए मजीद कहा कि पिछले 3 साल से उनकी जमात कड़े एहतसाब से सुरखरू होकर निकली है। पीपल्स पार्टी ने कुछ भुगता ही नहीं, ये कैसे और किस एहतसाब की बातें करते हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाते हुए ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो हम पर जो वार कर रहे हैं उसके पीछे भी कोई स्कीम है। इस स्कीम का मकसद ऑपोजिशन को आपस में उलझाना और हुकूमत को फ्री टाइम देना है। अब इसी के ऊपर हमने तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेना है और बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूं कि एहसन इकबाल साहब जो बयान दे इल्जामात लगा रहे हैं क्या वो दुरुस्त हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। बेनजीर, सबसे पहले आपका कॉमेंट। लीना, मेरे ख्याल से जो एहसन इकबाल साहब बात कर रहे हैं उसमें कुछ खास वजन नहीं है कि हुकूमत को फ्री टाइम देना चाह रही है पीपल्स पार्टी। अगर आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें पिछले 1 हफ्ते की, उनके बड़े सख्त बयानात हैं मईशत के ऊपर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, बल्कि वो जो हुकूमत एक मीडिया ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश कर रही है वो भी वो कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने कहा कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे शहबाज शरीफ साहब को, जो वो बजट में जो भी ऑपोजिशन होगी या बजट को अगर वो रोकने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से उस तरफ से देखें, पीपल्स पार्टी का मेरे ख्याल से शुरू दिन से नुक्ता नज़र यही रहा है कि जो भी आपने ऑपोजिशन करनी है वो आप पार्लियामेंट के अंदर करें। और अब लगता ये है कि मुस्लिम लीग नून भी इसी स्ट्रैटेजी की तरफ आ रही है। लेकिन कल बहुत से इल्जाम भी लगाए गए, उसके ऊपर आगे जाके बात करते हैं। मजहर अब्बास साहब, आपका ऑप्शन। देखिए, हमारे मरहूम दोस्त होते थे आयतुल्लाह दुरानी पीपल्स पार्टी के, वो पिछले इलेक्शंस में अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, उससे पहले मुझे मिले। मैंने कहा इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, तो कहने लगा पाकिस्तान के इलेक्शन में हर मरतबा टेंडर खुलता है, तो इस मरतबा हमारे नाम टेंडर नहीं खुला और इस मरतबा टेंडर जो है वो मुस्लिम लीग नून के नाम खुला। ये 2013 की बात है। फिर 2018 में भी जब मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे इस मरतबा ना पीपल्स पार्टी के नाम टेंडर खुल रहा है ना मुस्लिम लीग नून के नाम टेंडर खुल रहा है। तो मेरा ख्याल है हमारी सियासत में एहसन इकबाल साहब जो बात कह रहे हैं वो मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। अंपायर की मर्जी के बगैर कभी भी मैच नहीं होते, मैच में हमेशा अंपायर्स होते हैं। अच्छा, ये मैं आपसे पूछती हूँ अभी, ये जो बिलावल भुट्टो साहब अंपायर न्यूट्रल नहीं होते और इसी तरीके का एकदम से आगे आना, ये टेंडर ना खुलने की वजह है या टेंडर हासिल करने का ये तगोदो है? वजह क्या है अभी मैं आपसे आगे पूछती हूँ, नहीं आपकी ऑप्शन है। महमूद सरफराज साहिबा। अलीना, देखिए फ्री टाइम शायद हुकूमत को देना उनका मकसद ना हो, लेकिन असल बात यह है कि बाप के वोट लेने के बाद सेनेट के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन वाली चीज़ के ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो काफ़ी इररेलेवेंट होगी, और ख़ास तौर पे जब से पीडीएम से भी अलहदगी हुई है। तो मेरे ख्याल में शायद जो असल चीज़ है वो है कि पीपल्स पार्टी को दोबारा से रेलेवेंट करना एज एन अपोजिशन पार्टी, ये मकसद होगा, ना कि ये कि हुकूमत को फ्री टाइम दिया जाए। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो एक हमारे जो सियासत है उसके अंदर लग ऐसे ही रहा है कि जैसे नून लीग रियल ऑपोजिशन है, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में रेलेवेंट बनाने के लिए जो है ये इस तरह की बातें हो रही हैं। फ्री टाइम में आप भी नहीं का ऑप्शन ले रही हैं, सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए बिलावल ने यह बयान दिया। रसूल बख्श साहब, आपकी ऑप्शन। मेरा ख्याल ये है कि आधा दुरुस्त है आधा दुरुस्त नहीं है। जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत बराए मुखालफत जो उनकी सियासी जमात के साथ है उससे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को काफ़ी तक़वियत मिल रही है या उसके लिए राह हमवार हो रही है, तो ये वो दुरुस्त कहते हैं। लेकिन उसकी वजूहत आपके सामने हैं, सबको मालूम है कि उसमें सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुरुस्त नहीं बल्कि दूसरी सियासी जमातें, उनका मौक़िफ़ भी देखना होगा। और अगर हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें आपस में जंग कर रही हैं और लड़ाई में मसरूफ़ है तो ज़ाहिर है कि हुकूमत के लिए तो राह हमवार होगी, उसके लिए तो खुला रास्ता होगा। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि मुस्लिम लीग नून कड़े एहतसाब से गुजरी है, ये दुरुस्त नहीं है। ये भी बताते चलें कि कितना केसेस हैं एहतसाब में जिनका फ़ैसला हुआ है और जिनमें कि उनको बिल्कुल रिहा कर दिया गया है कि उनके खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं वो दुरुस्त नहीं है। ये तो चलता एक अमल है और मेरा ख्याल है कि ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन ये जो तनकीद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर, उससे मुताल्लिक आपकी क्या ऑप्शन है? मेरा ख्याल ये है कि वो दुरुस्त नहीं है कि अगर ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप पर तनकीद की वजह से हुकूमत को कोई रास्ता मिल रहा है तो आप भी तो वही कर रहे हैं, फिर आप कोई मुख्तलिफ तो नहीं कर रहे।
हमारा पूरा पैनल यही समझता है, लेकिन बेनज़ीर शाह साहिबा एकदम से बिलावल भुट्टो का इस तरह से नवाज शरीफ पर खुसूसन इल्ज़ामात लगा देना, कंपैरिजन करना, बोलना कि वहाँ तो शायद दाल में कुछ काला है, तो कुछ लग रहा है कि बिलावल तिलमिला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ हकीकत हो सकती है? अलीना देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट तो अब है मुस्लिम लीग नून में भी और पीपल्स पार्टी में भी, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून भी अब करना चाह रही है पार्लियामेंट के अंदर, जैसे बजट के ऊपर ऑपोजिशन या फॉरेन पॉलिसी पे या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, तो वो खुद अकेले तो नहीं कर सकती, उसको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी पार्लियामेंट में। दूसरी बड़ी ऑपोजिशन की जमात है मुल्क में, उनके बगैर तो वो ऑपोजिशन नहीं कर सकते, और ना ही अगर वो अकेले करेंगे तो हुकूमत पे कोई ख़ास दबाव नहीं पड़ेगा। तो अब साथ काम तो करना पड़ेगा कुछ इशूज़ पे। अच्छा, लेकिन अलीना ये भी यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँ, देखिए ये कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं और ये भी देना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इलेक्शन भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो इलेक्शन से पहले भी इन सियासी जमातों ने आमने सामने इलेक्शन लड़ना है, तो कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी देनी पड़ती हैं, कुछ तनकीद भी करनी पड़ती है दूसरी सियासी जमातों पे। मज़हर अब्बास साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं सूरत हाल को? क्या टेंडर से मुतल्लिक अभी जो आप कह रहे थे, बिलावल को ये शिकवा है कि टेंडर उनके नाम नहीं खुला, या फिर टेंडर के लिए वो भी उम्मीदवार होना चाहते हैं इसलिए एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं ठेके के लिए? जी, मेरा ख्याल है सियासत को देखें तो ये टेंडर वाली पॉलिटिक्स हो रही है। जिस तरह अभी हम अगला सवाल करेंगे, जो कमेटीज़ हैं वो इसी तरह हैं जैसे कमेटीज़ डाली जाती हैं हमारे यहाँ। देखिए, अगर सीरियसली देखें तो पीपल्स पार्टी क्या कह रही है? पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम तो कह रहे थे कि उस्मान बुज़दार को हटा देते हैं और हमारे पास मतलूबा अक्सरियत मौजूद है। उससे इनकार किसने किया और क्यों किया इनकार? अब इसी तरह मरकज़ में वो कहते हैं चले कोशिश करते हैं इनकी गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, फिर किसने इनकार किया? कौन? अब मुस्लिम लीग नून का परसेप्शन अगर ये है कि पूरे सिस्टम को उठा के जो है फेंका जाए, तो उसके लिए पीपल्स पार्टी दायरे तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकली अब पीपल्स पार्टी अपने आप को सिंध के हद तक उन्होंने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि सिंध में हमें मैक्सिमम सीटें हासिल करें और फिर मरकज़ में कुछ जमातों के साथ मिलकर अगर कभी हम मरकज़ी हुकूमत बना पाएँ तो बना पाएँ। पीपल्स पार्टी पंजाब में बिल्कुल मुझे नहीं नज़र आता, कहीं से कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई बड़ी पॉलिटिक्स कर रही है, नहीं कर रही पीपल्स पार्टी। खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें पीपल्स पार्टी कहाँ सियासत कर रही है जी। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का वहाँ अच्छा खासा वोट बैंक होता था जी। नहीं कर रहा। बलूचिस्तान का अपना अलग मसला है। तो अगर हम चारों सूबों में उठा के देखें तो पीपल्स पार्टी ने ज़हनी तौर पे अपने आप को सिंध की जमात तस्लीम कर लिया है, चाहे वो ये माने या ना माने। और बिलावल भुट्टो जो जितनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं या मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल जो जवाब दे रहे हैं, उससे तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को दोनों जमातों को आम की पेटियां भेजनी चाहिए, इसलिए कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी पीटीआई की गवर्नमेंट को और क्या मिल सकती है कि हुकूमत को फायदा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जैसी लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसी लड़ाई तो इन दोनों ने मिलकर भी पीटीआई के खिलाफ नहीं लड़ी। महमल जी अलीना, देखिए बात मज़हर साहब की बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी इस वक्त सिर्फ एक सूबे तक महदूद होकर रह गई है। पंजाब में तो मेरे ख्याल में वो समझते ही नहीं है कि उनका कोई स्टेक है एज सच, या उन्होंने खुद ही एक स्पेस सीट की है ओवर द ईयर। लेकिन कल शहबाज शरीफ को पेशकश तो की है महमल। अलीना वो जिस तरीके बिलावल ने कि आए अगर आप टफ टाइम देना चाहते हैं तो पार्लियामेंट में दें। हाँ। अलीना देखिए, शहबाज साहब ने भी एक्चुअली पार्लियामेंट में टफ टाइम देने की बात की है, तो शहबाज साहब और पीपल्स पार्टी सेम पेज पर हैं। आपने ये भी देखा होगा, मैंने पहले भी कहा है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जब से ये पीडीएम का पूरा मसला हुआ है, पहले जरदारी साहब और मियां साहब की जो फॉल आउट हुई पीडीएम के इजलास के अंदर, जिस तरीके से वो मीडिया के ऊपर लाई गई, फिर उसके बाद हमने एक वॉर ऑफ वर्ड्स देखा मरियम नवाज साहबा और बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान। फिर जिस तरीके से पीपल्स पार्टी, हालांकि शहबाज साहब तो चाहते थे कि पीडीएम में वापसी हो पीपल्स पार्टी की किसी तरह, इसीलिए उन्होंने एक इशारा भी दिया कि चले वो नेशनल असेंबली के उसके ज़ुम्मे हो, लेकिन फिर भी लेकिन हमने देखा कि उसकी एक ऑपोजिशन बड़ी वोकली पब्लिकली की गई शाहिद खाकान अब्बासी से और फिर मरियम नवाज साहबा से। तो फिर जब पीडीएम का जब इजलास हुआ तो उसके अंदर यही कहा गया कि पीपल्स पार्टी तो डिस्कस भी नहीं हुई, यानी कि पीपल्स पार्टी इतनी रेलेवेंट भी नहीं है कि हम उनको डिस्कस करें। उन्होंने जवाब देना है दे दें, अगर दे देंगे तो ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा, अगर नहीं देंगे तो नहीं। मसला क्या है अलीना, देखिए पीडीएम के होते हुए पीडीएम को आप पीडीएम से इख्तलाफ करें या आप उनके साथ आप एग्री करें,
उन्होंने एक सेंटर स्टेज दिया था सारी ऑपोजिशन पार्टीज को, और खास तौर पे पीपल्स पार्टी जो है, ठीक है एक बहुत बड़ी जमात है, दो बड़ी जमातें उसके अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी थी, एक के ना रहने से जरूर नुकसान हुआ है पीडीएम को, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी का भी नुकसान हुआ है दो चीजों से। एक ये कि बाप का वोट लेने से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाली चीज से पीपल्स पार्टी की क्रेडिबिलिटी ओवरऑल सियासत के अंदर एज एन ऑपोजिशन पार्टी बहुत ज्यादा गिरी है, उसकी वजह से वो रेलेवेंस भी नहीं रही उनकी। और मैं सिर्फ इसमें ये कहूंगी अलीना कि देखिए एक जमाना था कि बिलावल भुट्टो साहब जब पार्लियामेंट के अंदर कोई बात करते थे तो वो जो था एक ब्रेकिंग न्यूज भी होती थी, उसका वजन होता था। मैं बेनजीर को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। बेनजीर देखें, एक पॉइंट पे तो ये था ना कि हमने इसके ऊपर भी बात की कि जब इलेक्शंस करीब आएंगे तो पीडीएम के इत्तेहाद में जितनी जमातें शामिल हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट को भी मद्देनजर रखना है, तो कहीं ना कहीं क्लैश तो जरूर होगा। लेकिन क्या वो क्लैश इतना ज्यादा है कि जो स्कीम्स की बातें हो रही हैं और बातें हो रही हैं कि जी डील्स हो गई, एनआरओज हो गए, इसके पीछे क्या है? क्या ये सवालात को जन्म नहीं देता? अलीना, मेरे ख्याल से तो जो पीडीएम के अंदर अभी जो स्प्लिट आया है, जहाँ पे एक तरफ मुस्लिम लीग नून है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, वो एक बड़ा नेचुरल सा स्प्लिट है। अगर आप देखें कि पीपल्स पार्टी के साथ कौन सी सियासी जमातें खड़ी हैं, वो सियासी जमातें हैं जैसे एएनपी, जिनके साथ माजी में पीपल्स पार्टी के इलेक्टोरल अलायंसेज रही हैं। दूसरी तरफ वो मुस्लिम लीग नून के साथ सियासी जमातें खड़ी हैं जिनके साथ आगे जाके भी अगले इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून इलेक्टोरल अलायंस कर सकती है। तो मैं जो बात पहले कह रही थी कि दोनों सियासी जमातें अगले इलेक्शन का सोच रही हैं कि ये वो सियासी जमातें जिनके साथ हम इलेक्टोरल अलायंस या सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और वो जो है उनके साथ अब नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो हमारा पैनल आज एक तरफ है, समझते हैं कि जो एहसन इकबाल साहब ने बयान दिया है वो दुरुस्त नहीं है। इजाजत चाहेंगे, पीर को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।